आपने हिंदी भाषा के आदिकाल से लेकर वर्तमान की स्थितियों का गहनतापूर्वक विश्लेषण किया और इतने अच्छे से समझाया कि जैसे इसने हिंदी भाषा का इतिहास नहीं पढ़ा है उसे भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे महाविद्यालय में के महाविद्यालय से पधारे डॉक्टर अनुपम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका नाम? स्वागत करता हूँ। एक कहावत है अपने यहाँ, शायद ना सुनी हो या सुनी भी हो, कि अरे ये तो उसकी भाषा बोल रहा है। कहते हैं नहीं, भाषा हमेशा संस्कृति और विचारों की वाहक होती है और ये जहाँ जन्म लेती है उसी संस्कृति और वहाँ के लोगों को विचारों को अच्छी तरह से संप्रेषित कर सकती है। जब हम किसी दूसरे के विचार दबाव में या लोग बस कागज पर कहते हैं, दूसरे की बात कहते हैं तो कहते हैं ये इसकी भाषा बोल रहा है, अपनी मूल बात नहीं कह पा रहा है, दूसरे की भाषा बोल रहा है। ऐसे ही जब हम दूसरी भाषा बोलेंगे, हिंदी या संस्कृत या हमारी जो लोकल भाषा होती हैं, स्थानीय होती हैं, उन्हें छोड़कर बोलते हैं तब वो कहते हैं ये दूसरे की भाषा बोल रहा है, तो उसमें पूरी तरह से हम अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जो एकदम प्राकृतिक है, नैसर्गिक भाषा है, उसी में अपनी बात अच्छे से कह सकते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्यामपाल सिंह जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, उनसे निवेदन करते हैं कि अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत कर हमें गौरवान्वित करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के हमारे परमादरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर विद्याकांत तिवारी जी एवं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रमाकांत जी एवं KKDC से पधारे हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर अनुपम सिंह एवं हमारे महाविद्यालय की सभी प्राध्यापक एवं छात्र। देखिए, हमारे बीच में अभी हिंदी के बहुत ही विद्वान, हिंदी के बहुत ही उन्होंने हिंदी के विषय में लगातार 30-40 वर्षों तक हिंदी में जुड़े रहे। उन्होंने हिंदी के संबंध में हम सब लोगों को बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है और मैं समझता हूँ कि अब हिंदी में इससे ज़्यादा अब बोलने के लिए नहीं रह जाता है। और मैंने डॉक्टर विद्याकांत तिवारी सर का नाम सुना था, आज हमारी उनसे मुलाकात हुई है और वो हमारे यहाँ का जो बहुत अच्छा कॉलेज है KKDC, उसमें 1991 से लेकर के 2003 तक, उसके बाद 2005 से 2009 तक KKDC के प्राचार्य पद को उन्होंने सुशोभित किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी गरिमा से उस पद की गरिमा बढ़ जाती है, तो उसमें से आप ऐसे व्यक्ति थे और ऐसे अगर आप नहीं होते तो अभी KKDC की गाड़ी पटरी से उतर गई। अभी हम सब लोग जानते हैं बात, काफ़ी KKDC में कुछ विवाद हुए, तो फिर जब देखा गया इस उतरी गाड़ी को कौन पटरी पर लाएगा, तो सबकी निगाह आप पर गई और बाद में आपको पुनः अभी इसी अगस्त माह में पुनः KKDC महाविद्यालय में आपको निदेशक नियुक्त किया गया। ये होती है व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति का कर्तव्य, व्यक्ति की क्षमता कि उसने क्या क्या चीज है। अब हिंदी के संबंध में कुछ बातें हैं। हिंदी जो हमारे 14 अगस्त 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में आधिकारिक रूप से स्थान दिया गया था और हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 343 है उसमें कहा गया कि हमारे देश की जो राजभाषा वो हिंदी होगी और लिखित देवनागरी होगी। इस संबंध में बहुत कुछ बातें आई और जो अनुच्छेद में जो 348 जोड़ दिया गया हमारे संविधान में, उस मैं समझता हूँ हिंदी के लिए डायन बन गई। तो अनुच्छेद
उसकी वजह से ही हिंदी की हम लोग आज दुर्दशा देख रहे हैं। और मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजों ने यहाँ आकर के हमारी संस्कृति सभ्यता से लेकर के हर चीज नष्ट की, उसमें उन्होंने हिंदी को भी नष्ट किया पूरी तरह से। और इसका मैंने एक बार एक पुस्तकालय में देखा था, हमारे जो लोग कहती है वो जानते होंगे, पहले हम लोग रहीम या कैबरी की दो ही पढ़ते थे, तो रहमन बेजान बन चुके, तो ये देवनागरी में नहीं लिखा जाता था, इसको लिखते थे अल्फाबेटिकल, रहमन RAH, रहमन नर बे। तो हम इंग्लिश में हिंदी पूरा साथ इंग्लिश में पढ़ करके फिर उनके अर्थ निकालते थे और इंग्लिश में लिखते थे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी हिंदी को जितनी हमारी विरासत थी उस सबको नष्ट करने का कार्य यदि किसी ने किया है तो वो अंग्रेजों ने किया है। और हिंदी के विकास के संदर्भ में भारत सरकार ने एक व्यवस्था की थी जिसको हम लोग कहते हैं त्रिभाषा फार्मूला हिंदी के लिए अपनाया गया था। उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि जो राज्य हिंदी कोई भी शासन का पत्र अगर जारी किया जाएगा तो वो मूल रूप से हिंदी में इंग्लिश में लिखा जाएगा, फिर उसका इंग्लिश में हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, और उसके बाद फिर तीसरा कोई राज्य जो है जो उनके राज्यों में, तो उस राज्य की भाषा में भी उसका अनुवाद किया जाएगा। मान लीजिए भारत सरकार अगर तमिलनाडु को कोई पत्राचार करती है तो मूल लेटर इंग्लिश होगा, उसके बाद हिंदी होगी और उसके बाद हिंदी होगी। तो त्रिभाषा फार्मूला के तहत 1990 में इलाहाबाद में भी हम लोगों को दक्षिण भारतीय भाषाएं पढ़ने का कुछ 2-3 महीने का अवसर मिला, लेकिन वो बड़ा कम, तुम्हें मैं मालूम ऐसे कुछ शब्द उन्होंने बताए, लेकिन हम लोग उस समय किसी और दिशा में लगे हुए थे। लेकिन मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि जो जितनी भाषा जानता है समझ लो उसका उतना ही मस्तिष्क विकसित होता है, वही उतना प्रबुद्धशील है, उसमें उतना ही अधिक मैं समझता हूँ बुद्धि का विकास है। हमारे सामने एक उदाहरण आता है डॉक्टर राजाराम राय ने, वो कम से कम 15-20 भाषाओं की ज्ञाता थे, पूरी उन्होंने हिंदी की सब भाषा जानते थे, विदेशी फ्रेंच ऐसी कोई भाषा नहीं थी डॉक्टर राजाराम मोहन राय ने ना पढ़ी हो। और तभी वो भारत के जो सती प्रथा का अंत करने का काम था वो डॉक्टर राजाराम मोहन राय ने किया। और अंग्रेजी की जो दुर्दशा है वो इसलिए भी है कि जब हम कोई भाषा का जब हम अनुवाद करते हैं तो हमारे जो एसी रूम में बैठने वाले जो हमारे वो क्या करते हैं उस चीज को गूगल से उसका अनुवाद कर देते हैं। एक बार 2-3 साल पहले IAS में एक पेपर आया था, उसमें लिखा था कि वेयर द एस्टैब्लिश भिलाई एंड प्लांट, तो उसमें गूगल ने उसका अनुवाद कर दिया भिलाई लो पौधा कहाँ है, प्लांट का अनुवाद उन्होंने पौधा कर दिया, अर्थ का अनुवाद कर दिया। प्लांट में सुधा कारखाना, यहाँ पर प्लांट का लेके कारखाना। तो इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी कोई शब्द है उस शब्द का अर्थ के कौन सा लेना चाहिए, इसका हम डिटेल अर्थ का जो एक अलग से वैज्ञानिक है उसको अर्थ विज्ञान में अध्ययन करते हैं। और जो भाषा जो हमारी है देवनागरी लिपि है वो संसार की इससे अधिक वैज्ञानिक लिपि हो ही नहीं सकती है। उनके अनुसार अलग हैं, उनका व्यंजन अलग है, उनके और पश्चिमाक्षर अलग हैं, और हमारी भाषा जैसी लिखी जाती वैसे ही बोली जाती है। ये नहीं कि KNO तो उसको के साइलेंट हो जाएंगे, इसलिए अभी सबने बताया था कि अंग्रेजी का अमेरिकन सिस्टम है। तो हमारा मतलब ये है कि हम अपने देश में विश्व में अगर हम स्थिति देखते हैं तो सबसे अधिक विश्व में अगर कोई भाषा बोली जाती है तो चाइनीज जो है जिसको बोलते हैं मंडारिन, उसके करीब 1 से 2 करोड़ मंडारिन भाषा बोलते हैं। उसके बाद विश्व में अभी भी इसके बाद इतना होने के बाद जो भी अंग्रेजी
बोलने वालों की संख्या करीब 100 करोड़ है और हमारे 136 करोड़ के देशों में हिंदी बोलने वाली संख्या मुश्किल से 45 करोड़ है। अगर पूरी हमारी 136 करोड़ संख्या है तो मैं समझता हिंदी हमारी विश्व की सबसे अधिक बोलने वाली भाषा होगी। तो इस प्रकार से जो ये छूट दे दी गई कि पहले सरकारी कार्य अंग्रेजी में होगा और धीरे धीरे हिंदी में, लेकिन वो लोगों ने इस सिस्टम को बिगाड़ करके अंग्रेजी को उसको रैप किया है और हिंदी के साथ जो एक शब्द आता है सौतन, उस सौतन का व्यवहार किया गया मेरे अनुसार। और हम लोग देहात में कहते हैं सर सौत चून की भी बनी नहीं होती है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं यहाँ कहना नहीं चाहूँगा, ये उसके लिए मंच नहीं है। और हिंदी के संबंध में आपने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक अपने भावों की बात जब तक अपनी मातृभाषा में अपनी मातृभाषा नहीं होगी तब तक आपके हृदय की पीड़ा कभी मिट ही नहीं सकती है। और डॉक्टर भारतीय दर्शन जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि निज भाषा उन्नत है सब भाषण को मूल और निज बिन भाषा ज्ञान की नित्यन को सूर। तो हमारे हृदय का जो सूर है, जो हम लोग जानते हैं रूप शब्द आता वो तभी मिलेगी जब हम हिंदी में। रही बात है कि बहुत लोग ये कहते थे मेडिकल साइंस में और सब चीज़ें, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ हमारे देश का अगर आप पुराना, मैं इधर में आ गया हूँ कलवारी में पीछे थोड़ा जाना चाहता हूँ, तो हम अपने देश का पुराना साहित्य देखें जो आदि काल है, कल्प काल है, रीत काल है, आधुनिक काल से लेकर के जो हरिश्चंद्र द्विवेदी छायावाद, उत्तर छायावाद, आधुनिक कविता से लेकर के, तो हम देखते हैं कि अगर हिंदी का अगर भक्ति काल अगर हमारे देश में तो स्वर्ण काल कहा गया है, अगर स्वर्ण काल की एक एक कविता आप अगर उसके अर्थ अगर डाल दें तो अंग्रेजी साहित्य की सब तुलना में भारी पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा न कह सकते क्योंकि बहुत समय में 10 मिनट में केवल सरकार बहुत विशेष विषय भी रहा है और मैं सूरदास के बारे में मैं 2-4 पद चूँकि पद की बात नहीं हुई, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। सूरदास जी जन्म से अंधे थे और बचपन में उनके गृह क्लेश बहुत आता था, भाई लड़ते रहते थे, तो उन्होंने गृह त्याग दिया था। एक बार अंधे होने के कारण किसी बता दिया जैसे रास्ता है तो नदी डूब गए, कालूराम उन्होंने बचाया। और अंधे होने के कारण जॉन मिल्टन जो अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि थे वो भी अंधे थे, तो सूरदास और जॉन मिल्टन की तुलना की जाए तो जॉन मिल्टन से सूरदास मतलब मैं समझता हूँ उनकी तुलना ही करना है। और उन्होंने जब वो अंधे थे तो उनको बड़ा कष्ट रहा, लेकिन उनके पास दिव्य ज्ञान था, तो उन्होंने एक पद गा करके अपना शरीर का त्याग किया था। खंजन नयन रूप रस माते खंजन नयन, देखिए खंजन नयन मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसके नेत्र बहुत सुंदर होते हैं और वो वहाँ जन्मांध थे, तो भगवान को उन्होंने ये मान कहा कि आप मुझे नेत्र नहीं दिए, लेकिन फिर भी खंजन नयन रूप रस माते अक्षय चार चपल का निहारे पल पिंजरा न समाते। तो उन्होंने जब हम इसी के संबंध में अगर हम सूरदास को अगर बहुत अधिक पढ़ना चाहें तो अमृतलाल नागर ने सूरदास की जीवन पर एक उपन्यास लिखा है, उसका उपन्यास का नाम ही है खंजन नयन। और तुलसीदास पर भी उन्होंने मानस लिखा है। तो लिखने के बाद में तो तुलसीदास ने इसी पर लिखा है, जान शरद खंजन आए और पाए समय जिन सुकृत स्वाए। मतलब जब धरती पर कांस के फूल फूलने लगे और नगर में खंजन पक्षी आ जाए तो जान लो बस सारे समाप्त हो गई है और शरद आ गई है। और जब हम बात करते हैं सूर्य और तुलसी की, तो इसमें तत्व सूर्य कही, तुलसी कही, अनूप, और
उसकी जो तुलना जो सबने की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत बढ़िया युक्ति कही है कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उद्गन केशव दास और अब के कब खगोत सम जहाँ कहाँ करत प्रकाश। मतलब सूर्य सूर्य कितना बढ़िया अलंकार प्रदान किया। सूर्य सूर्य के समान है और जो तुलसी है वो चंद्रमा के समान है और जो हमारे केशवदास हैं वो तारों के समान है। और आजकल ये जो कवि हैं वो कैसे हैं, जुगनू की जैसे हैं, जहाँ जहाँ चमकते हैं जहाँ जहाँ प्रकाश करते हैं। तो मैं एक रस आता है जो हम पढ़ते हैं हमारे 9 रस थे और आप लोग सभी जानते हैं श्रृंगार वीर ये सभी रस थे। तो जो 10वां रस था वात्सल्य रस जोड़ा है अगर साथ में किसी ने, और सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सम्राट ऐसे ही कहा जाता है कि सूरदास ने बाल मनोवैज्ञानिक की जो व्याख्या या बाल मनोवैज्ञानिक की जो अवधारणा अपने पदों में की है, ऐसी व्याख्या और ऐसी तुलना ऐसी उपमा अन्य किसी शास्त्र में आपको मिल ही नहीं सकती है। उनका मैं एक बहुत अच्छा शब्द हुआ है, आपने तो बहुत ये सूरदास पढ़े हैं, लेकिन मैं ये जरूर पढ़ना चाहता हूँ। जसोदा हर पालने जो लावे हर लावे जो लावे मन लावे जोई सोई कुछ गावे। देखिए इसमें हम लोग जब बच्चों को गाँव में सुनाते हैं तो आप उसको पढ़िए तो बाल मनोविज्ञान में बाल हटाती है। और मैं बाल हट ऐसी आदत होती है कि बहुत सी हमारी माताएं बाल में बच्चों को मारती पीटती हैं, लेकिन मैं यहाँ उन्हें बताना चाहता हूँ, हमारे सामने छात्राएं हैं, बाल हट एक बच्चे की बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है बाल हट में जुड़ी होती है। और बाल हट में भी अगर आपने वात्सल्य रस नहीं घुलवाया तो आप अच्छी मां बन ही नहीं सकते। सर मैं बात बंद करूं, नहीं मजा आ रहा नहीं आ रहा, मैं बोर्ड नहीं हो रहे, नहीं सर बोर्ड तो नहीं हो रहा, ये कहा है। तो उसमें उन्होंने कहा है तो कृष्ण बालक में मां से पूछते हैं कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना। इसी तरह से उन्होंने बहुत से उनके पद हैं, मैया में नहीं माखन खायो, मैया मुझे दाल बहुत जायो, बिन गोपाल बैरन भी कुंजे। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और उनका बात श्रृंगार रस के में भी उनका एक जो पद है वो पद बहुत इसलिए विख्यात हुआ है कि उनकी तुलना एक ऐसी तुलना है जब आकाश में बादल छाए होते हैं, चंद्रमा बादल कभी आ जाते तो अंधकार छा जाता है, तो उजाला हो जाता है, तो उसी की तुलना करते हुए जो सूरदास ने पद लिखा है वो इतना पीरबिन नागिन काली रात कमहु जामिन भूत जुनैया 10 उल्टी बैठा। देखिए जब नागिन किसी को काटती है तो वो उल्टी हो जाती है। तो जब वैसे तो रात रहती है लेकिन जैसे बादल हट जाने पर उजाला हो जाता है, तो उजाला हो जाने पर जो उजाला वो नागिन की काटने जैसा ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है, इसका ये भावार्थ है। तो इस प्रकार से इनका ये दुआ सब बहुत अच्छा है। और हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी में जब लक्षण लगाते हैं अर्थ लगाते हैं तो अड्डा लक्षणा और व्यंजना, जिसमें अड्डा शब्दों को प्रयोग करते हैं तो उसको हम अदम काव्य कहते हैं, और जिसमें दक्षिणा होता है वो मध्यम काव्य, और जिसमें व्यंजना शब्द का प्रयोग हो तो उत्तम काव्य होता है। विशेष प्रकार से उसका अर्थ लगाया जाता है। तो उसमें भूत संख्या पद्धति भी होती है जिसमें हम संख्याओं को, जैसे अगर कोई व्यक्ति कहे 2 तो कहेंगे नयन, 4 नक्षत्र तो 27 नक्षत्र है। तो इसी तरह से सूरदास का मैं ये अंतिम पद पढ़ करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और इसका अर्थ लगाना अच्छे विद्वानों के लिए, अच्छे मनुष्यों के लिए मैं समझता हूँ बहुत कठिन है, जब तक इसका विशेष प्रकार से आप अर्थ न निकालें। और मैं समझता हूँ आपने भी सब बहुत बार इसको शायद क्लास में पाया होगा, कहे कत परदेसी की बात,
मंदिर अरद अवध हर बद गयो हर आहार चल जा। तो देखिए मंदिर अरद, आप मंदिर का आधा भाग आप भी लगा सकते हैं। तो मंदिर का आधा भाग होता है वो पाक का मतलब पच का मतलब पखवाड़ का मतलब 15 दिन। तो कहते हैं 15 दिन बीत गए, हर ने वादा किया था 15 दिन में आ जाएंगे। हुआ क्या, हर आहार चल जा। हर माने सिंह का आहार क्या होता है, मास का मतलब महीना, मतलब पूरा महीना बीत गया है, 15 दिन बीत अब तक हर नहीं आए हैं। उसके बाद उन्होंने शिशु रूप बरस, शिशु माने होता है चंद्रमा का शत्रु क्या होता है, दिन। और शिशु रूप बरस मतलब एक दिन है वो वर्ष के बराबर लगता है। भान रूप जुगवत, भान मीन्स होता है भान का शत्रु होता है वो रात, एक रात है वो एक युग के समान है। और हर कीनों घात, इस प्रकार से श्री कृष्ण ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसकी फिर देखिए आगे जान देखिए, मग पंचक ले गयो सामरो ताते जी अपला। अब मग पंचक आपने देखा होगा जो नक्षत्र 27 होते हैं, मगा से 5वां नक्षत्र, तो वो नक्षत्र पहला है नक्षत्र मगा है, फिर पूर्वी फाल्गुनी है, फिर उत्तरा फाल्गुनी है, फिर हस्त है, फिर चित्रा। मतलब मगा से 5वां नक्षत्र होता है चित्रा, चित्रा से मतलब चित्र, तो मतलब चित्र मतलब कि गोपियों का जो चित्र है वो भगवान कृष्ण ले गए हैं, इसीलिए हमारा जीव व्याकुल रहता है। इसका एक गणित सूत्र आगे वाला है, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर। नखत मीन्स नक्षत्र कितने होते हैं 27, वेद 4 और ग्रह 9, 27 4 31 और 9 40, 40 का आधा करो तो कितने जाएंगे 20, 20 का अर्थ लगाया 20 से, तो 20, तो वो ये कहते हैं कि नकद वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत खा, मतलब अब केवल विश्व खाना ही बनता है। और इस प्रकार से सूरदास बस वहीं पर रह के अब सभी गोपियां हाथ मल के पछता रही हैं। तो ये हिंदी के ऐसे कम पद थे और उनका जो सूर सागर जो है उसमें लगभग जो मूल सूर सागर था उसमें 1 लाख पद थे, लेकिन बाद में जो संपादन किया गया था जो काशी के नगर प्राचार्य सभा ने, तो उसमें 7-8 हजार जो सूरदास के पद हैं वो एक मैं समझता हूँ इनका एक भ्रमर गीत है, बहुत चीज़ें हैं। और मैं अंतिम अपना ये 2 लाइन करके मैं आपको समाप्त करना चाहता हूँ। ये भी एक बहुत ऊँची जो कुम्मन दास थे वो अकबर के समकालीन थे और कुम्मन दास को अकबर ने जबरदस्ती अपने राज दरबार में बुलाया और उनसे कहा, तो वो जब उसके दरबार में उपस्थित हुए तो बहुत नाराज हो गए कुम्मन दास। तो उन्होंने कहा कि संतन को का सीकर सो काम, मतलब संतों को सीकर मतलब राजा से क्या काम है, उसे तो केवल भगवान अपने आराध्य की पूजा करनी है। तो संतन को का सीकरो सो काम आवत जात पनैया टूटी फिसल गयो हर नाम, मतलब आते जाते पनैयों का हमारी चप्पलें टूट गई और हर से हम दूर हो गए। और जिनके मुख देखें उपजत, जिनके मुख देखें दुख उपजत तिनको करियो प्रणाम, मतलब जिनका मुँह देखने से भी हमें दुख होता है ऐसे लोगों को हमें राजा को प्रणाम करना था। ये अकबर के सामने कहा उन्होंने और अकबर कुम्मन दास का नाराज हुआ, ये बात कैसी कह रहा है, लेकिन उनको कोई अंतर नहीं पड़ा। सोच लीजिए उस समय के जो ये कुम्मन दास जो संत थे उनमें कितनी पावर होती थी। और आज तक हमारे लोग क्या करते हैं, हम लोग सीखने की चक्कर लगाते हैं कैसे हमें योगीनाथ या कोई ऐसी देव दे तो एक पद दे। तो फिर उन्होंने कहा है कि कुम्मन दास गिरधर बिन और सदै बेकाम और सदै बेकाम। इस प्रकार से हमारे हिंदी में बहुत आप अगर कामानी पढ़ें तो कामानी में अगर आप पढ़ते हैं कामानी में जो हमारा मन है वो हमारे मानस क्रिया हमारे मन से किया है, और जो हमारी श्रद्धा है वो प्रेम हृदय से भी किया है, और पीड़ा है वो बुद्धि से किया है। जब एक एक पद का कैसे अर्थ लगाएं
फिर मन श्रद्धा अभिलाष लेकर के जोड़ें तो मैं समझता हूँ ये जो कहानी है उसका एक एक पद ऐसा पद है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये ज्ञान पढ़िए तो आप लगता है जैसे उन्होंने पहला शुरुआत की चिंता तरंग से मनु पूरा प्रलय हो गया पूरी तो वो बैठे हुए हैं निर्जन जंगल में तो वो कहते हैं नीचे जल था ऊपर हिम एक तरल एक सगम एक ही तत्व की प्रधान था उसे जड़ तो या चेतन। इसी में उन्होंने कहा कभी नभी इसी जुड़ा है वो भी ईश्वर पंथ जीव अविनाशी। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हमारी जो हिंदी है वो किसी से बहुत मतलब किसी से कम नहीं है। और कैमानी का एक जो नारियों की जो हमारी महिला की है जो जिसको स्थान दिया जाता है उसका नारी तुम केवल सच्चा हो, ये मैं समझता हूँ कामानी का ही पद है। नारी तुम केवल सच्चा हो विश्वास नटपट तर्पण पीयूष सी बात करो जीवन के सुंदर सत्पल में। तो मेरा अब ये है कि हमारी हिंदी है वो विश्व में किसी प्रकार से कम नहीं है। मैं समझता हूँ हिंदी का जो साहित्य हमारा पुराना है ऐसा साहित्य विश्व के अन्य किसी भाषा में नहीं मिलता है। इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।